जोखिम को कवर करने के लिए लोग बीमा तो खरीदते हैं, लेकिन इससे जुड़े दस्तावेजों को सहेज कर नहीं रखते हैं, ना ही उसे ठीक से पढ़ते हैं। पॉलिसी धारक को अगर अचानक कुछ हो जाता है तो पीड़ित परिवार उस बीमा के क्लेम के लिए दर दर भटकता है और कई बार कई सारी परेशानियां होती है। पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, पता चलता है कि पॉलिसी जो है वो बीच में रोक दी गई थी और वो उस पॉलिसी के क्लेम के सहारे बैठे हुए थे। तो इस स्थिति से कैसे बचे, पॉलिसी होल्डर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं policybazaar.com के बिजनेस हेड टर्म लाइफ इंश्योरेंस संजय प्रवीण चौधरी। थैंक यू सो मच मिस्टर चौधरी, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि जीवन बीमा में जब क्लेम लेने के लिए कोई जाता है तो क्या कोई समय सीमा फॉलो करनी होती है? पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद कितने दिनों के बाद तक क्लेम दाखिल किया जा सकता है? बीमा नियामक के क्या नियम है? इरडा इस पर क्या कहता है? जब लाइफ इंश्योरेंस का आप क्लेम लेना चाहते हो उस पे ऐसे कोई टाइमलाइन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, पर लेकिन आपको जैसे पता चलता है कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और किसी का फैमिली में डेथ हुआ और उसका क्लेम लेने के लिए चाहते हो तो इमीडिएटली आपको इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम कॉल करके तो इंटीमेट करना चाहिए। फिर वो लोग आपसे मांगेंगे कि उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या फॉर्म्स भरना है, वो भर के आप जितना जल्द हो सके उतना जल्दी उनको देना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद भी क्लेम लेने के लिए जा रहे हो, पर लेकिन वो जब जाओगे इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछ सकता है कि अब इतना देरी से क्यों आप फाइल कर रहे हो, और आपके पास उसका रीजन होना चाहिए इतना देरी होने की। अगर वो रीजन सही नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके हिसाब से अपना डिसीजन दे सकता है, पर लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन मेंशन नहीं है। आपको जितना जल्द हो सकता है उतना जल्दी ही उसको क्लेम में फाइल करना चाहिए, आपको साफ साफ सही से क्लेम मिलने के लिए। पर लेकिन अगर डिले हुआ है तो वो रीजन क्लियरली बता के उसके साथ फाइल करना चाहिए। ओके एक और बात मैं समझना चाहूँगी कि अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उनके फैमिली को अगर पॉलिसी के पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसने पॉलिसी खरीदा है हम कभी ये बुरी बातें सोचते नहीं हैं, उनके पास रहती है पॉलिसी, सोचते हैं बता देंगे, फैमिली को नहीं बताया, फैमिली को अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर इस बीमा के लिए क्लेम लेने का क्या प्रोसेस होगा मिस्टर चौधरी, और क्या दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं फैमिली को? आप क्या सजेस्ट करते हैं? हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, उसमें जो नॉमिनी रखा है आपने या बाकी जो फैमिली मेंबर्स है जिनको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, उनको क्लियरली बताए कि क्या पॉलिसी लिया है, उसका पॉलिसी बॉन्ड कहाँ रखा गया है, और अगर कल को जरूरत पड़े तो उसको कैसे यूज करना है। क्योंकि ये होता है अगर मान लो कोई पॉलिसी बॉन्ड अगर मान लो वो हो जाता है, चाहे वो क्लेम के टाइम पे हो चाहे वो क्लेम के टाइम पे ना भी हो, उस पे डिपेंडिंग ऑन उस पॉलिसी का वैल्यू कितना है और उसमें डेथ बेनिफिट है, यदि अगर वो डेथ बेनिफिट का वैल्यू कितना है उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी के बीच में अलग अलग रूल्स हो सकता है। जनरली ये होता है कि अगर लो वैल्यू पॉलिसी है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी बॉन्ड मांगती है आपसे कि इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके दे दो कि ये पॉलिसी नंबर का ये वाला हो गया करके, उसके हिसाब से वो लोग आपको डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड देंगे और उसके हिसाब से आप क्लेम भी कर सकते हो। यदि किसी सिनेरियो में उनको लगता है कि नहीं इसका वैल्यू ज्यादा है या कुछ कंपनीज का रूल्स अलग होता है, उसमें ये भी बोल सकते हैं वो लोग, आप एफआईआर भी फाइल करिए कि ये वाला नंबर का पॉलिसी बॉन्ड हो गया है और हमें मिल नहीं रही है। और किसी किसी सिनेरियो में ये भी बोल सकते हैं कि आप एक छोटा सा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दीजिए ताकि मतलब अगर कोई किसी को मिले पॉलिसी बॉन्ड वो वापस देते आपको। और ये सबसे आपका भी ये प्रूव होता है कि जनरली आपने जितना आपको जो कोशिश करना चाहिए वो कोशिश किया, फिर भी नहीं मिला है, तभी आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचे, फिर उसके बाद इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करा के वो लोग आपको दूसरा पॉलिसी बॉन्ड देंगे जिसके बेस पे आप क्लेम कर सकते हो। पर लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो आप प्लीज आपके नॉमिनी को बताइए और उसका बॉन्ड के बारे में बताइए, पॉलिसी बॉन्ड कहाँ रखा जा रहा है, क्योंकि आखिर आप लाइफ इंश्योरेंस जो ले रहे हो उन्हीं के लिए ले रहे हो ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट रहे। इसमें एक और क्वेश्चन ये जुड़ता है मिस्टर चौधरी कि अगर पॉलिसी का बॉन्ड है फैमिली के पास, उसके साथ क्या उन्हें कोई डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी देना होगा पॉलिसी होल्डर का, या पॉलिसी बॉन्ड इज इनफ और उसमें नॉमिनी जाकर बोले? नहीं, बिल्कुल। जो अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस क्लेम है जिसमें डेथ बेनिफिट पे आउट होना है, उस पे जब आप क्लेम करोगे उसके साथ आपको पॉलिसी बॉन्ड, उसके साथ एक क्लेम का फॉर्म होता है जिसको फिल करना चाहिए, जिसमें वो लोग बहुत डिटेल्स पूछते हैं, बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स पूछते हैं जो डेथ के बारे में, डेथ कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, किस टाइम पे हुआ, और उसके साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट जो जोड़ के देना पड़ेगा। यदि अगर ये एक्सीडेंट में हुआ तो एक्सीडेंट के रिलेटेड अगर कोई एफआईआर फाइल हुआ या कोई कंप्लेंट फाइल हुआ उसका डिटेल्स
और कभी कभी ये मांग सकते हैं कि अगर उसके न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स वगैरह है तो उससे अच्छा होगी, और आप वो भी उनको दे दीजिए उसके साथ। तो राइट। क्लियरली उनको उनका बेसिकली ऐसा होता है कि एक क्लेम फॉर्म होता है जिसको भरना है, जिसमें आपको डिटेल्स देना है कि डेथ हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ। एक आपका डेथ सर्टिफिकेट होता है जो जिसका लाइफ इंश्योर्ड का डेथ सर्टिफिकेट होता है, और एक होता है जो आपका जो नॉमिनी है, नॉमिनी का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, और जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा चाह रहे हो उसका बैंक अकाउंट का इधर पासबुक का फोटोकॉपी या कैंसिल चेक या स्टेटमेंट वगैरह। और तीसरा चीज और चौथी चीज है जो लाइफ एश्योर्ड है, जो गुजर गए हैं उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, ताकि प्रूव करने के लिए हाँ ये इन्हीं का है करके। राइट। बेसिकली इतना डॉक्यूमेंट जरूरत होता है। पर लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी सिनेरियो के बेसिस पे अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है नहीं इसमें और कुछ डिटेल्स जानना चाहिए, तो वो मांग सकते हैं कि ये भी डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो करके। ठीक है। एक समस्या जो होती है वो होती है कि बीमा क्लेम जब दाखिल किया जाता है तो वो खारिज हो जाता है, कैंसिल कर देती है कंपनी कि हम नहीं देंगे। तो आप अपने बीमा क्लेम को खारिज होने से कैसे बचाएं? किन बातों का आप कहते हैं कि ख्याल रखिए? देखिए, दो चीज होता है। एक तो आप जो कर सकते हो जो पॉलिसी लेते वक्त, और दूसरा है जो क्लेम करते वक्त। आप पॉलिसी लेते वक्त ध्यान रखिए कि आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को। आप क्लियरली सब कुछ आपने सच सच बताना है आपको कि प्रपोजल फॉर्म में, कि जो भी आपके साथ मान लो कभी छोटा मोटा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, या आप अगर सिगरेट पीते हो तो उसको डिक्लेयर करने को, उसमें अगर सवाल है आप सिगरेट पीते हो कि नहीं, उसको बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहिए। और अल्कोहल कितने लेते हो वो भी डिक्लेयर करना चाहिए, बिकॉज इन सब के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कर सकते हैं कि बीमा देना है या मेडिकल्स करा के देना है, जो भी करना है। पर लेकिन अगर मान लो आपने वो डिक्लेयर नहीं किया वहां पे, कल को क्लेम के टाइम पे ये हो सकता है कि ये क्लेम नहीं दिया जाए, या क्लेम में कुछ आपको तकलीफ हो या आपके फैमिली मेंबर्स को तकलीफ हो। ये एक तरह का होता है जो जनरली लाइफ इंश्योरेंस क्लेम का या हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में जो आपको तकलीफ आ सकता है। दूसरा ये एक चीज होता है कि जो आपका हेल्थ के बारे में, अगर मान लो आपके हेल्थ को लेके अगर कोई बीमारी है आपको पहले से, जो आपको पहले से पता है, तो उनके बारे में भी आपको बताना चाहिए। उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ये कह सकती है कि आप ये मेडिकल टेस्ट कराओ वगैरह, और उसके बाद ये कह सकती है कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप पॉलिसी लो। ये सब जो भी है पॉलिसी लेते वक्त आपको ये मामला सेटल हो जाएगा, ताकि क्लेम लेते वक्त आपको फैमिली को या आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो आप पॉलिसी लेते वक्त बहुत ध्यान दीजिए, आप जो डिक्लेयर कर रहे हो या जो भी डिक्लेयर कर रहे हो वो सच सच डिक्लेयर करें। बिल्कुल, ये जो एक तरीका प्रपोजल है। फॉर्म है उसमें आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बताना है। ट्रांसपेरेंटली बता दो। दूसरी तरफ है, लेकिन लेने के बाद अगर सज्जा जी किसी की तबीयत खराब होती है तब तो इस बिना पर तो कंपनी खारिज नहीं कर सकती है क्लेम नहीं ना? तो जनरली ये होता है कि आप अगर एक बार पॉलिसी ले रहे हो, जब ले रहे हो उस टाइम पे आपको जो भी पता है वो सब बता देना चाहिए। ठीक है। दूसरे तरफ आप अगर क्लेम ले रहे हो, मान लो आप क्लेम कर रहे हो, आपको पता है आपका फैमिली में कोई गुजर गए, उनके लाइफ क्लेम ले रहे हो, या आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं उसका हेल्थ का क्लेम ले रहे हो, आपको उसमें भी सब कुछ सच सच बताना चाहिए कि आपको क्या इश्यू हुआ, उसके बाद आप कैसे किस डॉक्टर के पास गया और उन्होंने क्या सजेस्ट किया, फिर उसके बाद आप कैसे हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो वो सब भी आपको सच बताना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ लोग उसको थोड़ा बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में कि ऐसे सोच के कि कुछ कुछ चीजें शायद उनको अच्छा नहीं लगता है बताना कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हेल्थ इश्यू हुआ, या जो भी मान लो घर पे ऐसा हुआ करके, या कभी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से कुछ चोट लगी और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, शायद वो लोग उसको थोड़े दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, चाहे बिकॉज उनको बाहर बताने में शायद उनको मुश्किल हो या अच्छा ना लगे उनको इमेज के लिए। पर लेकिन उस तरह की चीजों क्या हुआ, कल को अगर जब इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि एक्चुअल में ये नहीं हुआ, दूसरा हुआ है, फिर उनको शक ज्यादा हो जाता है कि ये कुछ छुपा रहा है, कुछ और हुआ एक्चुअल में। फिर ये हो सकता है कि वो क्लेम दूसरे तरफ डायरेक्शन में चला जाए और वो इन्वेस्टिगेशन में चला जाए और फिर फाइनली सेटल भी हो जाए, पर लेकिन बहुत देर से सेटल हो जाए। तो ये जो दूसरी बात है, टाइमिंग क्लेम भी लेते वक्त आप सब कुछ सच सच बताओ वहां पे जो भी हुआ है। ठीक है। टाइमिंग के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई डेथ क्लेम दाखिल करता है तो कंपनी को आइडियली कितने समय में उसको क्लियर कर देना चाहिए? IRDA ने भी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दिए हैं इसको लेकर के। तो अगर मान लो डेथ क्लेम की बात करते हो, IRDA ये कहता है कि जब भी आपका एक क्लेम इंटीमेशन आता है और फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो जो उनका नॉमिनी से जब भी मिल जाता है, उसके 30 दिन के अंदर आपको उसका जो भी आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, रिपुडिएट कर रहे हो, जो भी अगर उसका डिसीजन है जो भी आपको बताना चाहिए नॉमिनी को, या जो भी उन्होंने क्लेम फाइल किया। पर लेकिन उसमें यह भी कहता है IRDA, अगर मान लो वो क्लेम में इन्वेस्टिगेशन का जरूरत पड़ता है, जैसे कि जो डेथ क्लेम है बहुत जल्द हुआ है, आपने अभी पॉलिसी लिया है, 3 महीने के अंदर क्लेम आ गया, 1 साल के अंदर क्लेम आ गया, कुछ
कोई बीमारी की वजह से मारे, ऐसा तो होता नहीं है जनरली कि मतलब आपने पॉलिसी लिया तभी मेडिकल्स हुआ या कुछ भी हुआ जो भी आपने डिक्लेयर किया फिर अचानक से कुछ हो गया, बहुत कम सिनेरियोज में होता है। इसलिए उस सिनेरियोज में इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये बताया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो अगर आपको लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम लगता है, पर लेकिन आप वो इन्वेस्टिगेशन भी जल्द से जल्द आप 90 दिन में कोशिश करो कि उसको भी खत्म करके आप 30 दिन के अंदर नॉमिनी को, उसके बाद 30 दिन के अंदर नॉमिनी को बताया जाए कि ये क्लेम एक्सेप्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। अगर मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है या बहुत जल्द क्लेम नहीं आया तो जनरली 30 दिन के अंदर बताना चाहिए। ये एक तरफ है, बट लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज अभी प्रोएक्टिवली एडवर्टाइज भी करते हैं आजकल कि जहां पे उन्होंने क्लेम्स 24 घंटे के अंदर या 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर उन्होंने सेटल भी किया है। क्योंकि अभी एक तरफ से ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा तरीका भी देखने के नजरिया भी चेंज हो रहा है और कंपनीज भी ये देख रहे हैं कि हम जितना जल्दी क्लेम सेटल करें उतना अच्छा कस्टमर्स हमारे पे ट्रस्ट भी विश्वास भी करेंगे, उसके हिसाब से ये लोग मतलब मैं थोड़ा सा इसको लेके मुझे आशंका है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में ये बातें अच्छी लगती है, ग्राउंड रियलिटी में जब हम लोगों से बात करते हैं तो मुझे लगता है काफी लोग परेशान भी रहते हैं। और एक परेशानी जो सबसे ज्यादा आती है मिस्टर चौधरी वो है हेल्थ बीमा जो जितने होते हैं उसका क्लेम रिजेक्ट होने की। तो अभी हमने डेथ बेनिफिट की बात की, जब बात स्वास्थ्य बीमा की आती है तो कंपनियां कई बार कुछ पैसे काट लेती हैं, क्लेम कम देती हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है तो कि उसका क्लेम जो है एकदम ज्यादा डिस्प्यूट के पूरा मिले उसे? देखो, हेल्थ इंश्योरेंस में आप जनरली जब आप जैसे बता रहे हो प्रियंका कि दो तरह का इश्यूज आते हैं जो कस्टमर्स जनरली बताते हैं। एक है यदि क्लेम रिजेक्ट हो गया पूरा का पूरा, या दूसरा है कि क्लेम जितने का सोचा उतना का नहीं मिला है। ये दो ही होता है जनरली एज अ रीजन। जिसमें अगर रिजेक्ट हो गया तो उसका रीजन इंश्योरेंस कंपनी को आपको बताना चाहिए एज पर IRDA, और वो बताते भी है कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। इसका मोस्टली यही रीजन निकल के आता है कि कहीं ना कहीं पे किसी ने कुछ छुपाया हो प्रपोजल फॉर्म भरते हुए उस वक्त, या उन्होंने वो कंडीशन देखा नहीं हो। दो तरह का है, एक है आपने अगर छुपाया है, कोई हेल्थ कंडीशन है आपके पास आपका और आपने वो बताया नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसके बाद उसकी वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा है जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो एक वेटिंग पीरियड्स होते हैं। वेटिंग पीरियड्स जनरली ये कहते हैं आप पहले जब भी पॉलिसी लेते हो पहले 30 दिन के अंदर आपको एक्सीडेंट के वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उसके अलावा कोई और कवर नहीं होता है जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो 30 दिन के अंदर आप आके ये नहीं बोल सकते हो मेरे को ये बीमारी हो गया आप मेरे को कवर कर लो, वो सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से होता है। ये जनरली ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस कंपनीज का यही होता है। दूसरा होता है 1 ईयर और 2 ईयर या 4 ईयर का वेटिंग पीरियड, जिसमें बहुत वेरी रेगुलर वाले चीज होते हैं, जैसे कि मान लो किडनी स्टोन्स हो गया या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गया या नी सर्जरी हो गया, इस तरह का चीजें 1 ईयर 2 ईयर में वेटिंग पीरियड में रखा जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि नी का जो रिप्लेसमेंट करना पड़ा या सर्जरी करना पड़ा अच्छा एक्सेप्ट एक्सीडेंट अचानक से 1 साल के अंदर हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा होना चाहिए कि वो 2-3 साल से कुछ तकलीफ हो रहा हो तब जाके फिर उसका सर्जरी करना पड़ा हो। तो आपको पॉलिसी लेते वक्त आपको क्लियरली ध्यान देना चाहिए, एक आप सब कुछ सही से डिक्लेयर कर रहे हो, दूसरा जो वेटिंग पीरियड्स है उस पॉलिसी में जो 1 ईयर 2 ईयर का वेटिंग पीरियड उसमें क्या क्या कवर्ड नहीं है वो ध्यान दो आप, ताकि ये ना हो आप जाके फिर उसके बारे में उसके लिए क्लेम कर रहे हो और उसके बाद बता रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं कर रही है। तो ये सिर्फ ये दो ही कंडीशन सिनेरियोज में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और अगर क्लेम रिजेक्ट हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्लियरली बताना चाहिए लिखित पूर्वक में कि लेटर में कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है, उसका रीजन क्या है, ताकि आप उसके बेसिस पर डिसीजन ले सके। दूसरे तरफ होता है एक और कि जिसमें आपको पूरा क्लेम का अमाउंट नहीं मिला है। तो ये भी इसमें जनरली क्या होता है, इंश्योरेंस हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसे चीजें होते हैं जैसे कंज्यूमेबल्स होते हैं और कुछ चीजें होते हैं जो कवर्ड नहीं होते हैं। कंज्यूमेबल्स पार्ट जो ऑपरेशन में यूज किया गया था या हॉस्पिटलाइजेशन में यूज किया गया था। और दूसरी चीज होती है किसी किसी पॉलिसी में सब लिमिट्स होते हैं। सब लिमिट्स मतलब हॉस्पिटलाइज जब होते हो आप पर डे का रूम रेंट कितना होता है, ICU चार्जेस कितना मिलता है या डॉक्टर फीस कितना मिलता है, बहुत सारे पॉलिसीज में सब लिमिट्स होते हैं। वो सब लिमिट्स भी आपको देखना चाहिए लेते वक्त कि यार कितना सब लिमिट वाला ले रहा हूँ या बिना सब लिमिट्स वाला ले रहा हूँ। अगर वो सब लिमिट्स क्रॉस करके हुआ है, मान लो आपने लिया जिसमें सब लिमिट आपका 5,000 रुपए का रूम रेंट है और आपका क्लेम 5 लाख का निकला है, पर लेकिन आपने उसमें 10,000 रुपए रूम रेंट वाला रूम लिया है, तो ऑटोमेटिकली आपने दुगने वाला लिया था, तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी कम क्लेम देगी आपके आधा दे कवर सकता है, रूल के हिसाब से बिल्कुल आधा दे सकती है। मान लो आपने 5 लाख का क्लेम हुआ है, आपका खर्च हुआ है,
5,000 का रूम के लिए एलिजिबल हो, आप 10,000 का रूम लिए हो, मतलब दुगना लिए हो, तो बेसिकली उसका आधा 2.5 लाख रुपए ही आपको क्लेम मिलेगा, और उसमें से ऑब्वियसली कंज्यूमेबल्स वगैरह का कट होगा बिल्कुल। उसमें। तो पर लेकिन जो ये आप अगर पॉलिसी लेते हो क्लियरली देखोगे तो समझ में, अगर इसके बिल्कुल, ऊपर तो दूसरा, हमें सब लिमिट देखना है कि रूम में क्या सब लिमिट लग रहा है, आपने कितने का कवर लिया, उस हिसाब से आपको रूम रेंट मिलेगा, वो देखना है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज देखना है, वेटिंग पीरियड देखना है, कूलिंग ऑफ पीरियड का ध्यान रखना है। वेल, इस पर तो हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन इस बातचीत को मैं यही रैप करती हूँ। आपने बहुत कुछ हमें समझाया है कि आप कैसे बचा सकते हैं। जो एक पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर चौधरी ने जो कहा है, जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, चाहे वो हेल्थ बीमा का हो, लाइफ इंश्योरेंस का हो, बहुत ध्यान से ट्रांसपेरेंटली भरिए, क्योंकि वो बिना बन जाता है कंपनियों के क्लेम रिजेक्शन का। जब मैं कुछ सवाल अपने दर्शकों के भी आपके पास रखना चाहूँगी। रोहित परमार जी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये बता रहे हैं हमें कि इनकी पत्नी के पास जो है 5 लाख रुपए का कवर था। अब 20 साल का ये एक ट्रेडिशनल बीमा प्लान है इन लोगों के पास। 10 साल तक ये पॉलिसी बिल्कुल चलती रही है। पिछले 2 साल से इसका प्रीमियम जमा नहीं हो पाया है क्योंकि इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। क्या इन्हें पूरा बीमा क्लेम मिल पाएगा? शायद ब्रेक हो गया है प्रीमियम में, शायद कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में रोहित जी को क्या ये बीमा क्लेम कर पाएंगे? इसमें दो चीजें, अगर मान लो एक आपका पत्नी का जो मृत्यु है वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू होने के पहले हुआ है और आप क्लेम टाइम पे नहीं कर पाए, उस सिनेरियो में आप इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करिए और उसका क्लेम फॉर्म भरिए और बताइए क्यों आपने टाइम पे 2 साल से क्लेम क्यों नहीं लिया है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है सब कुछ सही है, वो आपको क्लेम देंगे। दूसरे है कि मान लो आपके पास पॉलिसी था, आपके पत्नी के पास पॉलिसी था जो आपको पता नहीं है, और पिछले 2 साल से उन्होंने प्रीमियम भी नहीं भरा है, और 2 साल नहीं ना भरने के बाद उनका मृत्यु हुआ है। फिर उस सिनेरियो में 2 चीजें हो सकता है। उनका जो पॉलिसी जो है, जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज, उसमें अलग अलग कंडीशंस होता है। कभी कोई पॉलिसीज का क्या होता है, आप अगर इतने साल पे नहीं किया, उसका पेड अप वैल्यू हो जाता है। पेड अप वैल्यू मतलब एक मतलब 5 लाख का वैल्यू जो है आपने 8 साल भरा है, तो उसके हिसाब से 2-2.5 लाख का कवर रह जाता है। या दूसरा ये होता है कि उसका आप विद इन ग्रेस पीरियड में भी नहीं भरा है, तो उसके बाद इसका डिसकंटिन्यूएंस में चले जाता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का प्लान है वो। तो आप जब इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करेंगे, वो बताएंगे इसका पेड अप वैल्यू क्या है या इसका आज का वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से कितना मिलेगा। लेकिन हाँ, बात यह है कि उसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा, अनलेस उस पॉलिसी का अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसमें कि मतलब बिल्कुल पॉलिसी खत्म हो गया है टाइप्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रिया जोशी जी का, नैनीताल से। 38 साल की हैं सुप्रिया। पूछ रही हैं कि अभी किडनी का इनका ऑपरेशन हुआ है और स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने पुरानी बीमारी मतलब बता दिया कि ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, बताते हुए इनका करीब 3,60,000 रुपए का क्लेम तक खारिज कर दिया है। सुप्रिया जानना चाहती हैं कि अब टेकिंग फॉरवर्ड ये इस कंपनी की शिकायत कहाँ कर सकती हैं, क्योंकि इनका ये संतुष्ट नहीं है जिस बिना पर क्लेम रिजेक्ट हुआ है। देखिए सुप्रिया जी, इसमें ये बात है, पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या जो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कहीं पे ये बात सही है या गलत है। कि क्या किडनी का बीमारी पहले था और आपने बताया था कंपनी को और फॉर्म में लिखा था और वो वेटिंग पीरियड के अंदर था, इसके वजह से पे नहीं हो रहा है, या आपने बताया है और वेटिंग पीरियड क्रॉस हुआ फिर भी नहीं दे रहा है, या बताया ही नहीं है। अगर इन सिनेरियोज में है, उसके हिसाब से आप एक है कि आप अप्रोच कर सकते हो। अगर मान लो आपने बताया है इंश्योरेंस कंपनी को या आपको पता ही नहीं कि बीमारी नहीं है, फिर इस सिनेरियो में आपको इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम का एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है उनके वेबसाइट पे, आप उसको अप्रोच करिए। उसमें वो लोग एक ऑफिसर को, नोडल ऑफिसर या जो भी एस्केलेशन ऑफिसर है, उनको एस्केलेट कर सकते हो। फिर वो लोग आपका फाइल दोबारा देखेंगे, यदि उसमें कुछ और डिसीजन ले सकता है, या वो लोग क्लियरली बताएंगे कि कौन से रीजन की वजह से और किस तरह के रीजन की वजह से, कि जैसे मैंने बताया था कि वो वेटिंग पीरियड के अंदर आया था इसीलिए नहीं दिया था, या आपने बिल्कुल नहीं बताया था इसीलिए नहीं दिया था, वो बताएंगे। उसके बाद भी अगर संतुष्ट नहीं है तो आप IRDA का ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल पे भी अप्रोच कर सकते हो पूरा डिटेल्स के साथ, और वो लोग उसको फिर से एक बार रिव्यू कराएंगे और उसके बाद वो लोग बताएंगे आपको उसका फाइनल डिसीजन क्या है।
इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। राइट, और कंपनी केवल खारिज नहीं कर सकती क्लेम, उसे रीजन बताना होगा, रीजन बिल्कुल बताना पड़ेगा, रिटन रीजन देना होगा। सुप्रिया, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप अपनी फाइट को आगे जरूर बढ़ाइए, आप एस्केलेट कीजिए अपने मैटर को। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है, आप इन दोनों के पास जा सकती हैं, और तीसरा कंज्यूमर फोरम तो है ही। थैंक यू सो मच सजा, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। फिर आपसे बात होगी, बहुत सारी आपने ऐसी जानकारी दी है जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था और जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।